हेलो बच्चों, आज हम लोग इतिहास के अंतर्गत विभाजन को समझना, राजनीति, स्मृति व अनुभव नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में भारत विभाजन के ऐतिहासिक स्वरूप, विभाजन का राजनीतिक स्वरूप और विभाजन के समय होने वाली घटनाएं, साथ ही सांप्रदायिकता के मध्य गांधी जी के योगदान और विभाजन से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए विभाजन संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के विषय में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। तो इस लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सी ऐसी स्थितियां बनी जो भारत विभाजन का कारण हुई, इसके विषय में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमारे चैप्टर का टॉपिक है विभाजन को समझना, तो वर्ष 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की घोषणा की गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को दो देशों 14 अगस्त की मध्यरात्रि को लंदन में यह घोषणा की गई थी भारत विभाजन और स्वतंत्रता की। तो दो देशों के रूप में भारत जो है बट गया, भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र देश बन गए। तो स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राज्य यानी सोवरिजिन स्टेट भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। संप्रभु का मतलब होता है सभी शक्तियों से संपन्न। और इस विभाजन के पश्चात भारत के अनेक क्षेत्रों में व्यापक रूप से हिंसात्मक घटनाएं हुई तथा लोगों का विस्थापन भी हुआ, माइग्रेशन भी हुआ। माइग्रेशन क्यों हुआ, विस्थापन क्यों हुआ, इसके विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। और क्या हुआ विभाजन के पश्चात। पहले तो लोगों का भारी विभाजन हुआ, भारी संख्या में, व्यापक संख्या में, और बहुत ही हिंसक घटनाएं घटित हुई, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कत्लेआम हुआ लोगों का। ये सब घटनाएं देश के विभाजन के पश्चात हुआ था। जैसा कि आप सभी विभिन्न पिक्चरों के माध्यम से, जैसे भाग मिल्खा भाग आप लोगों ने देखा होगा, इसमें भी दिखाया है देश के विभाजन पर, देश के विभाजन के पश्चात कौन सी परिस्थितियां सामने आई थी, क्या क्या हुआ था। तो वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान हुई हिंसा, आगजनी, लूटपाट के लिए समकालीन विद्वानों ने महाध्वंस या होलोकास्ट शब्द का प्रयोग किया है। होलोकास्ट आप लोगों ने हाई स्कूल में जर्मनी प्रशासन के अंतर्गत होलोकास्ट, हिटलर नाज़ीवाद के अंतर्गत होलोकास्ट के विषय में पढ़ा है बच्चों। तो ये होलोकास्ट हिटलर का जो था, उसमें क्या था, होलोकास्ट के अंतर्गत हिटलर केवल विशुद्ध जर्मन वासियों का जर्मनी बसाना चाहता था। तो ये
विद्वानों ने महाध्वंस या होलोकास्ट शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द के द्वारा वे सामूहिक जनसंहार या नरसंहार, ग्रुप्ड मैस्कर को रेखांकित करना चाहते हैं। विभाजन के पश्चात लाखों लोग बेघर हो गए और केवल शरणार्थी अथवा रिफ्यूजी बनकर रह गए। तो ये सारी समस्याएं क्यों सामने आई, क्या परिस्थितियां थी कि देश का विभाजन हुआ, जबकि आप लोगों ने पिछले चैप्टरों के माध्यम से, पिछले वीडियोज के माध्यम से यह पाएंगे कि शुरू में हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। जैसा कि 1857 की क्रांति में भी आप लोगों ने पढ़ा है, देखा है कि विभिन्न मुस्लिम शासकों द्वारा, मुस्लिम शासिका द्वारा, जैसे बेगम हजरत महल हुई, और भी बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। तो ये इसी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे मुस्लिम थे, जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, हिंदू क्रांतिकारियों के साथ ही सब लोग मिल करके, इसमें अशफाक उल्ला खां, खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से आप लोग परिचित होंगे, अबुल कलाम आज़ाद, तो ये सब जो थे सभी लोग मिल करके हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे। तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां सामने आई कि देश विभाजन की नौबत आ गई। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में आप लोगों ने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी दे दी है। तो इसलिए हम विभाजन के ऐतिहासिक स्वरूप के विषय में 1945 के पश्चात के घटनाओं पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। वर्ष 1900, जैसा कि इस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है कि 1947 की घटनाएं मध्य और आधुनिक युगों में हिंदू और मुसलमानों के लंबे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि देश का विभाजन 20वीं शताब्दी की सांप्रदायिक राजनीति का परिणाम था और अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1909 में मुसलमानों के लिए जो पृथक चुनाव क्षेत्र का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जो मिंटो मार्ले सुधार 1909 में प्रस्तुत किया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया, यानी असेंबली में मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया गया था। इसी से सांप्रदायिक राजनीति प्रारंभ होती है। और दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि पृथक चुनाव क्षेत्रों के कारण मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया। तब जो लॉर्ड मिंटो द्वारा पृथक चुनाव क्षेत्र मुसलमानों के लिए निर्धारित किया गया था, उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आधुनिक राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति ने पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। अगर यहीं पर कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं की होती तो शायद भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत ही नहीं हुई होती। तो इस प्रकार आधुनिक राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति ने पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। 1920 और 1930 के दशक में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनसे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में आपसी मतभेद बढ़ता चला गया। जैसे मस्जिद के सामने संगीत का आयोजन, गौरक्षा आंदोलन एवं आर्य समाज की शुद्धि आंदोलन के दौरान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था
गो बैक वेदाज, यानी वेदों की ओर लौटो। इसका तात्पर्य यह था कि जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं वो पुनः हिंदू धर्म में आ सकते हैं, उनको शुद्ध करके हिंदू धर्म में पुनः सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह आंदोलन आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो चलाया जा रहा था, आर्य समाज की शुद्धि आंदोलन जैसे मुद्दों से मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचा और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में आर्य समाज भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। इसीलिए जगह जगह दयानंद सरस्वती डीएवी स्कूलों की, कॉलेजों की स्थापना की गई। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई और 1923 के पश्चात होने वाले प्रचार, जिसे तबलीग एवं संगठनों तंजीम का विस्तार तेजी से हुआ मुस्लिमों द्वारा, जिससे हिंदू उत्तेजित हो गए और धीरे धीरे मध्यवर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदायों में लोगों को एकजुट करने लगे, जिसके कारण देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। तो अंग्रेजों ने जो पासा फेंका उसके फलस्वरूप भारत में हिंदू मुस्लिम दूरियां बढ़ती चली गईं और हिंदुओं और मुसलमानों में जो सांप्रदायिक सौहार्द था उसका स्थान अब सांप्रदायिकता ने ले लिया। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े से उत्पन्न करती है। ऐसी राजनीति जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े से उत्पन्न होती है उसे सांप्रदायिकता की राजनीति कहा जाता है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश धार्मिक पहचान को सुदृढ़ बनाने की रहती है। सांप्रदायिकता किसी भी एक समुदाय की एकता पर बल देती है और उस समुदाय को किसी न किसी अन्य समुदाय के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। तो सांप्रदायिकता में क्या होता है बच्चों कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय की उपेक्षा करते हैं। सांप्रदायिकता की यह विशेषता होती है कि एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और केवल अपने ही संप्रदाय की उन्नति प्रगति चाहते हैं। और मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके विरुद्ध विद्रोह करती रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ भी सांप्रदायिकता के समीप हो सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना के अनुसार ब्रिटिश भारत के मुसलमान एक राष्ट्र थे और वह यह चाहते थे कि महाद्वीप के मुसलमान अपने राष्ट्रीय राज्य का निर्माण कर लें। तब जिन्ना यह चाहते थे कि जैसा कि शुरू से ही भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है इसकी भौगोलिक बनावट के कारण, तो जिन्ना क्या चाहते थे कि इस क्षेत्र में यानी उपमहाद्वीप में जो मुसलमान हैं उनका अपना एक अलग राष्ट्रीय राज्य हो। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत तो ये मुसलमान एक राष्ट्र में थे, किंतु अब क्या हो कि अलग अलग
राष्ट्र बन जाए, मुसलमानों का अलग, हिंदुओं का अलग। यह कौन चाहता था बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना। और विभाजन का राजनीतिक स्वरूप, तो हम राजनीतिक स्वरूप पर जैसा कि पहले भी विभिन्न वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि वर्ष 1937 में पहली बार प्रांतीय संसदों के गठन के लिए संपन्न हुए चुनावों में केवल 10% से 12% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया और कांग्रेस को 11 में से 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। मुस्लिम आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, यानी जहां पर अधिक मुसलमान थे, जिन सीटों को आरक्षित कर दिया गया था वहां पर कांग्रेस का अच्छा प्रभाव नहीं रहा। साथ ही इन क्षेत्रों में मुस्लिम लीग भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मुस्लिम लीग को चुनावों में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% ही प्राप्त हुआ। अब मुस्लिम लीग के विषय में जान लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में ढाका में की गई थी और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची में वर्ष 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ था। संस्थापक सर आगा खां थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह, और पहली बैठक जो हुई वह मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1938 में कराची में हुई। स्थापना वर्ष 1906, प्रथम बैठक 1938। शीघ्र ही यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम वर्ग के प्रभाव में आई और 1940 में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या पाकिस्तान की मांग करने लगी। तो बच्चों 1906 में जो मुसलमानों की राजनीतिक संस्था स्थापित हुई थी ढाका में, मुस्लिम लीग, उसके द्वारा पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की जाने लगी और अब हम युद्धोत्तर कालीन राजनीति पर शार्ट कर प्रकाश डाल दे रहे हैं ताकि आपको अध्ययन का क्रम समझ में आ जाए कि क्या हुआ था। भारत के राजनीतिक स्वरूप पर विभाजन का राजनीतिक स्वरूप क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आया। इसके पहले गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम विभिन्न आंदोलनों के विषय में आप लोगों को बता चुके हैं कि गांधी जी हमेशा इसी प्रयास में रहते थे कि भारत के सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें, किंतु अंग्रेज़ों ने चाल चली और कब चली? 1909 में। और 1909 में जो अंग्रेज़ों ने चाल चली उससे मुसलमान अंग्रेज़ों के पक्षधर होते चले गए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली जिन्ना से पूर्व बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हुए, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खां का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करने की रणनीति बनाई और अंग्रेज़ों का पक्षधर बनाया। तो बच्चों धीरे धीरे करके मुसलमान कांग्रेस से कटते चले गए और एक समय ऐसा आया कि जब जिन्ना ने मुस्लिम लीग के माध्यम से पाकिस्तान की मांग प्रारंभ कर दी। तो अब हम
युद्धोत्तर कालीन राजनीति पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले वेवेल योजना। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। इस समय इंग्लैंड में नए चुनाव होने वाले थे, अतः चर्चिल जो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, चुनाव मतलब 1945 के पहले, तो भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में नए प्रयास आरंभ कर दिए। उनके परामर्श पर नए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने शिमला में भारतीय प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर जून 1945 में अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसे इतिहास में वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक समस्या को सुलझाना एवं संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसके लिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सभी भारतीय सदस्यों को मुख्य सेनापति को छोड़कर रखने एवं सभी विदेश विभाग भारतीयों को सौंपने की योजना बनाई गई। वायसराय ने अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करने का भी आश्वासन दिया। परिषद में सवर्णों एवं मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई, इसमें वेवेल योजना में। और इस योजना पर भी सभी भारतीय राजनीतिक दल सहमत नहीं हो सके और योजना विफल हो गई। यानी वेवेल योजना जो 1945 में चर्चिल द्वारा वेवेल की अध्यक्षता में प्रस्तुत की गई थी, वह भी विफल हो गई। इसके बाद नई सरकारों का गठन। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में चर्चिल की जगह एटली की सरकार बन गई। एटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय सभाओं के लिए चुनाव करवाए और 1945-46 के चुनावों में सामान्य स्थानों पर कांग्रेस को और मुसलमानों के लिए आरक्षित स्थानों पर मुस्लिम लीग को विजय मिली। पंजाब में संविद सरकार, बंगाल और सिंध में लीग की एवं हिंदू बहुल प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। उत्तेजित राजनीतिक वातावरण एवं नौसैनिक विद्रोह। इसी बीच क्या हुआ कि 1946 ईस्वी में भारत की राजनीति स्थिति अशांत हो गई और उसका कारण क्या था कि अलग पाकिस्तान देश की मांग बढ़ती जा रही थी। जैसा कि अभी हमने बताया था कि 1940 में पहली बार जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रखी थी। अब 1946 आते आते यह मांग जोर पकड़ती जा रही थी। सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे। समूचे भारत में श्रमिकों के आंदोलन एवं हड़ताल भी हो रहे थे, जिनका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। आज़ाद हिंद फौज, जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के विषय में, अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से सेना में भी अशांति थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज पर भी मुकदमा चलाया गया था अधिकारियों पर, इसलिए सेना में भी अशांति व्याप्त थी। जबलपुर में सैनिकों में और बम्बई में वायुसेना के सैनिकों ने हड़ताल कर दी। पुलिस ने भी दिल्ली और बिहार में हड़ताल की, परंतु इन सब में सबसे अधिक प्रभावशाली था बम्बई में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, नौसैनिकों की बगावत। तलवार नामक जहाज के नाविकों ने 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया और विद्रोह का कारण भारतीय नाविकों के साथ अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति थी बच्चों। और भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम सुविधाएं मिलती थी। उनके भोजन, वस्त्र, वेतन निम्न कोटि के होते थे। उन्हें बात बात पर अपमानित भी किया जाता था। इससे उनमें असंतोष भड़क रहा था। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों और पर मुकदमा चलाए जाने से भी नौसैनिक नाराज थे। तलवार से आरंभ हुई बगावत समूची नौसेना में फैल गई। नाविकों के समर्थन में मजदूरों और गोदी कर्मचारियों ने भी हड़ताल रखी। बम्बई के अतिरिक्त कलकत्ता, विशाखापत्तनम, कराची एवं अन्य बंदरगाहों के नाविक एवं सैनिक भी इस संघर्ष में जुट गए।
विद्रोही सैनिकों ने बम्बई की सड़कों पर जुलूस निकाला एवं नारा लगाया। विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को अंग्रेजी सेना की सहायता लेनी पड़ी। सरकार बहुत कठिनाई से विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त कर सकी। नौसैनिक विद्रोह का ब्रिटिश सरकार पर गहरा असर पड़ा। नौसैनिकों का जो विद्रोह हुआ बच्चों, उससे ब्रिटिश सरकार पर गहरा असर पड़ा। भारतीयों से समझौते के प्रयास तेज कर दिए गए। इसके बाद कैबिनेट मिशन, इसके में भी पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। मिशन में भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए अपनी योजना पेश की। मिशन की सिफारिश जो थी, पहली सिफारिश थी संघ का निर्माण। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों एवं देशी राज्यों के संघ के निर्माण का सुझाव दिया गया। इसके अनुसार संघीय विषय के अतिरिक्त अन्य सभी विषय प्रांतों के हाथों में सुरक्षित रहेंगे और संघ की एक कार्यकारिणी और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। सांप्रदायिक प्रश्नों पर दोनों मुख्य संप्रदायों के विधायक अलग अलग मतदान करेंगे। मिशन की दूसरी जो सिफारिश थी वह था प्रांतों की 3 श्रेणियाँ। प्रांतों की 3 श्रेणियाँ बनाई जाएंगी। मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और संयुक्त प्रांत पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा सिंध और तीसरी श्रेणी में बंगाल और असम होंगे। और तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग के प्रांतों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। 10 वर्षों के पश्चात संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो ये कैबिनेट मिशन के सुझाव थे। तीसरा था संविधान सभा का गठन। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें देशी रियासतों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। ब्रिटिश प्रांतों की विधान सभाएँ अप्रत्यक्ष तरीके से सांप्रदायिक आधार पर संविधान सभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगी। संविधान के अस्तित्व में आते ही ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी। कैबिनेट मिशन का अगला जो सिफारिश थी वह था अंतरिम सरकार। संविधान के निर्माण के पूर्व एक अंतरिम सरकार का गठन होगा, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों को 40-40% तथा 20% सीटें सिखों, एंग्लो इंडियंस, अनुसूचित जातियों, पारसियों आदि को मिलेंगी। और अंतिम सिफारिश जो थी वह थी पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अव्यवहारिक बताकर ठुकरा दिया। जो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, उसने क्या किया कि पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। पहले जिन्ना इस सरकार में शामिल नहीं हुए, परंतु बाद में वे इसमें सम्मिलित हो गए और अंतरिम सरकार में कांग्रेस और लीग में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसे दूर करने का प्रयास भी सफल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी। तो यह जिन्ना की सोची समझी चाल थी बच्चों। इटली की घोषणा। तो 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उस तिथि तक संविधान तैयार नहीं होगा तो सरकार स्वयं निश्चित करेगी कि सत्ता किसी केंद्रीय सरकार को सौंपी जाए अथवा प्रांतीय सरकारों को। सत्ता के हस्तांतरण के कार्य को पूरा करने के लिए माउंटबेटन नए वायसराय बनकर भारत आए। तो 1947 में ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन भी हुआ था बच्चों। तो उन्होंने
क्या हुआ कि माउंटबेटन जब भारत आए जून 1948 के पूर्व तो उन्होंने क्या किया कि सरकार स्वयं निश्चित करेगी कि शासन किसके हाथ में सौंपी जाए। अब मुस्लिम राजनीति शुरू हो गई। लीग की कांग्रेस विरोधी नीति। माउंटबेटन जब भारत आए तो भारत की आज़ादी निकट आ गई, जैसा कि इटली ने घोषणा किया था, और माउंटबेटन अपनी योजना के साथ भारत आए थे। तो मुस्लिम राजनीति भी शुरू हो गई। लीग की कांग्रेस विरोधी नीति। अब क्या किया, जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग 1937 ईस्वी के निर्वाचनों के बाद कांग्रेस के विपरीत नीति अपनाने लगी थी और द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया कि अगर सरकार उन्हें यह वचन दे कि वह लीग की सहमति के बिना भारत में कोई संवैधानिक सुधार नहीं करेगी तो वह युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करेगी। उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार से सौदेबाजी आरंभ कर दी थी। ब्रिटिश सरकार के साथ बच्चों कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से वे अत्यधिक प्रसन्न हुए थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। फिर मुक्ति दिवस मनाया जाना। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी शासन के अत्याचारों से मुक्ति पाने के उपलक्ष्य में मुक्ति दिवस मनाया। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया तो लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस मनाया। जिन्ना ने कहा, कांग्रेस शासन की समाप्ति पर यह यानी लीग की सभा चैन की सांस लेती है और आज के दिन को अधिनायकवाद, दमन और अन्याय से मुक्ति का दिवस मनाती है। कांग्रेस की सरकार से अलग होने का लाभ उठाकर लीग ने असम, पश्चिमोत्तर प्रांत और सिंध में अपनी सरकार बना ली। बंगाल में उसकी सरकार थी ही। अब उसका कार्य अपनी स्थिति को दृढ़ करना और कांग्रेस की आलोचना करना प्रारंभ हो गया। लीग की पृथकता की नीति। अब 1940 से जिन्ना ने पृथकतावादी नीति अपना ली और 1940 ईस्वी तक उनकी स्थिति सुदृढ़ हो गई, क्योंकि 4 प्रांतों में 4 जगहों पर उन्होंने क्या किया था? सरकार बना ली थी। सांप्रदायिक दंगों, हिंदू संप्रदायों द्वारा हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए कांग्रेस की ढुलमुल एवं हिंदू परस्त नीतियों से शंकित होकर जिन्ना ने मुसलमानों को पृथक कौम के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिन्ना की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा था। अतः उन्होंने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र देश पाकिस्तान की मांग रख दी। लाहौर का पाकिस्तान प्रस्ताव। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने अपना पाकिस्तान प्रस्ताव रखा। इसमें पाकिस्तान के नाम का उल्लेख नहीं था, लेकिन इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन का दृढ़ विचार है कि इस देश के संविधान से संबद्ध ऐसी कोई योजना मंजूर नहीं होगी जो यथानिर्दिष्ट मौलिक सिद्धांत के अनुसार नहीं बनाई गई होगी। जो इकाइयाँ भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, उनके प्रांत बना दिए जाएं। भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों में मुसलमानों का बहुमत है। इन भागों को स्वतंत्र राज्य बनाया जाए और प्रत्येक राज्य को बनाने वाली इकाइयाँ स्वशासित और पूर्ण सत्तावान हों। ऐसी मांग जिन्ना द्वारा मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में की गई और
पाकिस्तान प्रस्ताव अस्पष्ट था, लेकिन इसमें पाकिस्तान की भावी रूपरेखा छिपी हुई थी। इस समय से पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई। अगस्त प्रस्ताव अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने प्रस्तावित किया था और 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था। तो अगस्त में प्रस्तावित होने के कारण इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स योजना में स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की मांग का समर्थन तो नहीं किया गया, परंतु मुसलमानों के हितों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी गई। इससे जिन्ना अधिक उत्साही हो गया। बांटो और भागो का नारा। और 1942 में जब कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया, तो मुस्लिम लीग इससे अलग रही। जैसा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमने आप लोगों को बताया कि मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, अपने आप को अलग रखा और उसने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने सिर्फ अपने हितों का ही ख्याल किया है, मुसलमानों का नहीं। 1942 में जब लिनलिथगो, जो भारत के वायसराय थे, ने भारत की एकता और अखंडता बनाए रखने की बात की, तो लीग क्रुद्ध हो गई और 1943 में लीग ने अपने कराची अधिवेशन में अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दिया। क्या दिया बच्चों? एक तरफ गांधी जी ने करो या मरो का नारा अगस्त 1942 में दिया, तो 1943 में मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन में क्या नारा देती है? अंग्रेजों बांटो और भागो। पाकिस्तान की मांग तेज कर दी गई। भारतीय एकता को बनाए रखने वाले संविधान को लागू करने का विरोध करने के लिए समितियां भी स्थापित कर ली गईं। राजगोपालाचारी योजना। तो इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने जिन्ना से मिलकर राजगोपालाचारी योजना जुलाई 1944 को स्वीकार करने को कहा। इसके अनुसार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं उत्तर पूर्व के उन क्षेत्रों में जहां मुसलमान बहुत अधिक संख्या में थे, एक जनमत द्वारा निश्चित किया जाना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। यह राजगोपालाचारी योजना में था। तो एक आयोग को इन इलाकों को स्पष्ट करना था। बंटवारे की स्थिति में प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन एवं जनसंख्या का आदान प्रदान किया जाना था। ये सभी शर्तें सत्ता के हस्तांतरण के बाद ही लागू होनी थी। लीग को कहा गया कि वह भारत के स्वतंत्रता का समर्थन करे और अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करे, किंतु जिन्ना हठधर्मी व्यक्ति था, वह अड़ गया। जिन्ना इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह एक अपूर्ण, अंगहीन और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान स्वीकार नहीं चाहते। वह पाकिस्तान में सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, असम और बलूचिस्तान को सम्मिलित करना चाहते थे तथा स्वतंत्रता के पूर्व ही विभाजन चाहते थे। गांधी जिन्ना की वार्ता असफल हो गई और शिमला सम्मेलन भी जिन्ना की हठधर्मिता के कारण असफल हो गया। इसके बाद जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही का आदेश दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। जब कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया 1946 में एवं अंतरिम सरकार को स्वतंत्र रूप से बनाने के लीग के दावे को ठुकरा दिया गया, तब जिन्ना क्रुद्ध हो उठे और 16 अगस्त 1946 को उन्होंने पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई करने का निश्चय किया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में भीषण दंगा हुआ। लीगियों ने नारा दिया,
लड़कर लेंगे पाकिस्तान। क्या नारा दिया बच्चों कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान। सुहरावर्दी की सरकार ने दंगाइयों को बढ़ावा दिया। नोआखाली, बिहार, पंजाब और अन्य स्थानों में दंगे हुए। लीग हताशा की स्थिति में थी। वह किसी भी प्रकार से सत्ता पाना चाहती थी और विभाजन लागू करवाना चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ? अंतरिम सरकार में लीग का प्रवेश। आतंक फैलाने के बाद लीग ने अपनी नीति बदल ली। जब देखा कि सफलता नहीं मिल पा रही है तो लीग ने अपनी नीति बदल ली और अब वह सरकार में प्रवेश कर पाकिस्तान लेने की योजना बनाने लगी। उसका एक अन्य उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना था। इसलिए वायसराय के समझाने पर अक्टूबर 1946 में जिन्ना और लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो गए। लीग ने अड़ंगाबादी नीति अपनाकर सरकार को चलाना कठिन कर दिया। कांग्रेस और लीग का एक साथ काम करना दुष्कर हो गया। एटली की घोषणा और तब सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए दिसंबर 1946 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें प्रधानमंत्री एटली, वायसराय लॉर्ड बेवेल, जिन्ना और नेहरू ने भाग लिया। लीग और कांग्रेस के मतभेद दूर करने के प्रयास विफल हुए। इसलिए एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र कर देने की घोषणा की। इसके अनुसार जून 1948 के पहले भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कही गई थी। इस अवधि तक संविधान तैयार नहीं होने की स्थिति में अंग्रेजी सरकार यह स्वयं निश्चित करती कि सत्ता किसे सौंपी जाए। माउंटबेटन जो ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे, को सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया। माउंटबेटन योजना पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो माउंटबेटन योजना के अनुसार ही क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। तो बच्चों, पाकिस्तान का नामकरण जो हुआ रहमत अली कैसे हुआ था? पाकिस्तान अथवा पाकिस्तान, पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान का नामकरण सर्वप्रथम कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 और 1935 में लिखित अपने 2 पर्चों में किया। तत्कालीन पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान क्षेत्रों को आपस में जोड़कर पाकिस्तान निर्माण की बात कही। चौधरी रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय स्थान चाहता था। इस समय तो इसकी बातों को मुस्लिम लीग ने और न ही अन्य मुस्लिम नेताओं ने गंभीरता से लिया, लेकिन बाद में यही शब्द सांप्रदायिक हिंसा का सबसे बड़ा कारण बना। तो पाकिस्तान शब्द का जो देने वाला था, निर्माता था, वह कौन था? रहमत अली। और सर आगा खां के नेतृत्व में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग द्वारा ही आगे चल कर के पाकिस्तान की मांग की गई और अंततः देश का विभाजन हुआ। विभाजन के कई कारण थे, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति, हिंदू सांप्रदायिकता, जैसा कि हम अभी आपको विभिन्न घटनाओं के माध्यम से बता चुके हैं। जिन्ना की हठधर्मिता और विभाजन के समय होने वाली घटनाएं, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही और 1946 के प्रांतीय चुनाव, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना भेजा जाना और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देना और फिर जिन्ना का अंतरिम सरकार में भाग न लेना और कुछ समय पश्चात भाग लेना, ये सब जो कार्यवाहियाँ हुई वह विभाजन से संबंधित विभिन्न तथ्य, विभाजन से के समय महिलाओं की क्या भूमिका रही और माउंटबेटन योजना पर हम कल अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।